हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। तो आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक रहेगा कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कि वो टर्म्स कौन कौन सी है जो हमें पता होने चाहिए अपने आगे अकाउंट्स बनाने के लिए, अपना आगे अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि अकाउंटिंग होता क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं और क्या क्या अकाउंटिंग के काम होते हैं। पर जब तक हमें अकाउंटिंग टर्म्स का ही नहीं पता होगा तब तक हम आगे कैसे अकाउंट्स को बनाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारे आज हम 3 टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड इवेंट और थर्ड अकाउंट। फर्स्ट आते हैं हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब कि कोई भी ऐसी एक गतिविधि या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम अपने बिजनेस में करते हैं जिससे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पर फ़र्क पड़ता है। कोई भी एक्टिविटी करना, या जैसे कि हमने कोई सामान खरीद लिया, ठीक है, सामान खरीदा है, सामान परचेज किया है, या हमने सामान को बेचा है, हमने कोई रेंट पे किया है, या हमने कोई सैलरी पे की है, हमें कोई ब्याज मिला है या हमने कोई ब्याज दिया है। मतलब कोई भी एक्टिविटी जो हम अपने बिजनेस में करते हैं, चाहे हमने सामान परचेज किया है, सेल किया है, रेंट पे किया है, या हमें सैलरी मिली है, या हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट तो अलग हो गया। खैर, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि कोई भी एक एक्टिविटी, कोई भी एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो हम अपने बिजनेस में करते हैं, जो एक्टिविटी हम अपने बिजनेस में करते हैं वही क्या बन जाती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। और जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज होता है। जैसे कि अगर हमने सामान मान के चलो कि परचेज़ किया है, अगर हमने कैश में परचेज़ किया है तो हमारे कैश कम हुआ होगा। कैश कम हुआ मतलब कि हमारी एसेट पर फ़र्क पड़ेगा। अगर कैश हमने सामान को उधार में परचेज़ किया तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई होगी। तो मतलब कि जो भी आप ट्रांजैक्शन को करेंगे उससे हमारी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल पोजीशन, कुछ ना कुछ एसेट, लायबिलिटीज़ या कैपिटल पर फ़र्क पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट फीचर तो वही है कि ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब कि अगर हमने कोई गुड्स परचेज़ किए हैं या हमने गुड्स सेल किए हैं, कैश में किए हैं या क्रेडिट में किए हैं, कोई सैलरी हमने एम्प्लॉय को पे की है, कोई इंटरेस्ट हमने पे किया है, हमने बैंक से कोई सामान, बैंक से पैसा उधार पे लिया हुआ था, उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया है। तो मतलब कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो हम अपने बिजनेस में करते हैं वो क्या हुई, हमारी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई। बट वो जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब कि एक पैसे के लेन देन एक्टिविटी है। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक्स ने एक गिफ्ट दिया अपनी फ्रेंड को, तो उसको हम अपने ट्रांजैक्शन में नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो एक बिजनेस एक्टिविटी ना होगी, वो एक सोशल इंगेजमेंट हो गया कि उसने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया, तो वो हमारी एक्टिविटी बिजनेस ट्रांजैक्शन में इंक्लूड नहीं होगी। सेकेंड ट्रांजैक्शन 2 टाइप की हो सकते हैं। फर्स्ट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब कि जब हम वो एक्टिविटी दूसरी पार्टी के साथ करें, जैसे कि हमने कोई दूसरी एंटिटी के साथ करें, जैसे हमें कोई सामान को परचेज़ करना है या सेल करना है किसी अदर पार्टी के साथ। और इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होगी, जब हम उस एक्टिविटी को अपने बिजनेस के अंदर ही कर रहे हैं, जैसे अपने एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, जैसे कि अपनी जो हमने फिक्स्ड एसेट परचेज़ किया उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, क्योंकि ना तो वो पैसा बाहर गया है और ना ही जो वो पैसा बाहर से हमारे पास आया है, वो सिर्फ एसेट अंदर ही अंदर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, ना तो पैसा गया और ना ही पैसा आया। तो वो क्या हो गया हमारा इंटरनल। इंटरनल मतलब जब आप बिजनेस के अंदर ही करते हो, और एक्सटर्नल मीन्स जब आप बाहर वाली पार्टी से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो। थर्ड, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो उससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होगा ही होगा। फोर्थ, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो आपकी मनी मेजर में होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी वो मनी टर्म्स में है तो उसको आप मेज़र कर सकते हैं, अगर वो मनी टर्म्स में नहीं है तो उसको आप ट्रांजैक्शन नहीं मानोगे। जैसे कि एक आपने कस्टमर को 1,00,000 रुपये का सामान बेचा था और वो 1,00,000 रुपये का सामान जो आपने बेचा है वो अपने उधार पर बेचा था। अब सामने वाला कस्टमर ने आपको उस 1,00,000 रुपये की पेमेंट नहीं की, जिससे आपको लॉस हुआ। तो वो लॉस आपका पता है कि आपको 1,00,000 रुपये का हुआ, तो उस लॉस को आप ट्रांजैक्शन मानेंगे, मतलब वो लॉस की ट्रांजैक्शन होगी।
ठीक है। बट अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अच्छा मैनेजर, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर आपकी फर्म से रिटायर हो जाता है, बट वो रिटायर होने के बाद आप ये नहीं बता सकते कि उसके रिटायर होने के बाद आपकी फर्म को कितना नुकसान हुआ। मतलब रिटायर होने के बाद उसके नुकसान को आप एक मनी फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते। हालांकि कोई एक्सपीरियंस्ड अगर मैनेजर वो रिटायर्ड होगा तो हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बट कितना नुकसान होगा मीन्स उसको आप माप नहीं सकते, तो उसको आप बिजनेस ट्रांजेक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मोटी मोटी 4 ही बात है। फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। नंबर 2, वो एक इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती है। नंबर 3, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर जो है फ़र्क डालेगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करेगी। और नंबर 4, जो आपकी चेंज है, जो आपकी ट्रांजेक्शन है, वो मनी टर्म में मेज़र होना चाहिए। उसके बाद हम सेकंड टर्म की बात करते हैं। सेकंड टर्म हमारी आती है इवेंट। इवेंट क्या होता है कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन की है उस ट्रांजेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो क्या बन जाती है, इवेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई जो है बिज़नेस स्टार्ट किया, अगर उस बिज़नेस से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या बन गया, इवेंट। लॉस हो रहा है तो वो क्या बन गया, इवेंट। मतलब जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स की हैं ओवरऑल, उस ट्रांजेक्शन्स का जो रिज़ल्ट है, जो उसका परिणाम है, जो उसका कंसिक्वेंसेस है, वो क्या बन जाती है, इवेंट। जैसे उसमें एग्जांपल दिया गया है कि सचिन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख की कैपिटल से। मतलब सचिन नाम का कोई पर्सन है जिसने 5 लाख रुपए से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, 5 लाख रुपए लगा के। ही परचेज गुड्स फॉर 4 लाख फॉर कैश। अब उसने परचेज मतलब उसने सामान खरीदा है, तो उसने 4 लाख का सामान खरीदा है। कितने का सामान खरीदा है, 4 लाख का। और कैसा खरीदा है, कैश में। उसके बाद सेल्स, उसने बेचा है थर्ड फोर्थ ऑफ दीज गुड्स। मतलब जो उसने 4 लाख का सामान खरीदा है, उस 4 लाख का थर्ड फोर्थ कितना हो गया, ये 100000, तो कितना हो गया ये 3 लाख। मतलब कि 3 लाख का उसने सामान बेच दिया। जो उसने सामान खरीदा है उसका थर्ड फोर्थ मतलब 3 लाख। 3 लाख का सामान उसने बेचा है 3,80,000 में। मतलब 3 लाख का सामान उसने 3,80,000 में बेचा है। एंड ही आल्सो पेज 20,000 एज ए रेंट फॉर द ऑफ द गोडाउन। और उसने 20,000 का साथ ही साथ गोडाउन का रेंट भी पे किया है। तो अब इस पूरे एग्जाम्पल में से हमें ट्रांजेक्शन और इवेंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन कौन सी हैं। अब ट्रांजेक्शन क्या हुई कि हमने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की बिजनेस में। सेकंड, हमने जो है परचेज़ किया है सामान 4 लाख का। दूसरा, अब हमने सेल किया है 3,80,000 का। और फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या बन गई कि हमने गोडाउन का रेंट पे किया है। तो ट्रांजेक्शन क्या हुई कि आपने जो भी एक्टिविटी की, परचेज़ की, सेल की, रेंट पे किया, कैपिटल लगाई, वो सब क्या बन गई, ट्रांजेक्शन। अब इवेंट क्या बनेगी कि उसका रिजल्ट क्या निकला। फॉर एग्जांपल सबसे पहली इवेंट क्या बनी, प्रॉफिट की, कि आपने सेल कितने की है, 3,80,000 की। और आपने जो है अब 3,80,000 की सेल की है, वो जो उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी है, वो कितनी है, 3 लाख। मतलब कि जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि 4 लाख का आपने थर्ड फोर्थ पार्ट ही सेल किया है। मतलब 3 लाख का जो आपने सामान सेल किया है वो 3,80,000 में किया है। साथ में आपने उस जो सामान रखा था, मतलब जहाँ पे वो सामान खरीद के रखा था आपने उसका रेंट भी पे किया है। तो आपने गोडाउन का रेंट पे किया 20,000। मतलब आपका कॉस्ट ऑफ परचेज कितना हो गया, 3,20,000। और आपने बेचा कितने का है, 3,80,000 का। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 60,000 का। तो 60,000 का क्या हो गया आपके पास, प्रॉफिट हो गया। मतलब अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि 3,80,000 का हमने कोई सामान बेचा है और वो हमें 3,20 का पड़ रहा था, तो मतलब कि हमें 60,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट। सेकंड इवेंट क्या बनेगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब कि जो सामान आपका एट द एंड नहीं बिका है। जैसे 4 लाख का सामान आपने ख़रीदा था, अब 4 लाख में से 3 लाख का सामान आपने बेच दिया। तो जो सामान आपके पास नहीं बिका है, मतलब जो अनसोल्ड रह गया है, जो नहीं बिका है माल, वो कितने का नहीं बिका है, 1 लाख का। 4 लाख का ख़रीदा था, 3 लाख का बेच चुके हैं आप, 1 लाख का नहीं बेचे हैं। तो 1 लाख का आप क्या होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब कि जो अनसोल्ड
जो आपके पास माल रह जाता है, जो बिना बिका हुआ माल रह जाता है, वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाती है। थर्ड इवेंट क्या बनेगी? कैश बैलेंस, मतलब कितना आपके पास कैश में पैसा हुआ। सबसे पहले 5 लाख आपने कैश में कैपिटल लगाई थी, उसके बाद आपके पास पैसा आया है। कितना पैसा आया है? 3,80,000, क्योंकि आपने सामान बेचा था, उसका आपको पैसा मिला 3,80,000। कितना हो गया? 8,80,000। उसमें से आपने कैश में सामान परचेज भी किया था 4 लाख का, आपने गोडाउन का रेंट भी पे किया था 20,000 का। तो ओवरऑल आपके पास आया कितना है? 8,80,000, और बिजनेस में से गया कितना है? 4,20,000। तो एट प्रेजेंट आपके पास कितने? 4,60,000। तो मतलब कि इवेंट हो गई कि जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन की है उससे आपका प्रॉफिट निकल के आया है, उससे आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आई एज ए रिजल्ट, उससे आपका कैश का बैलेंस निकल के एज ए रिजल्ट कि स्टार्टिंग में 5 लाख था और एट द एंड परचेज सेल करने के बाद आपका 4,60,000 बचा। उसके बाद कैपिटल आपने 5 लाख की लगाई थी, और जो प्रॉफिट आपका 60,000 का हो गया, तो आपकी कैपिटल कितनी होगी? 5,60,000। कैपिटल का सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मैंने अपना बिजनेस 1 लाख से शुरू किया था और मेरे को साल के लास्ट में मुझे पता चला कि मुझे 10,000 का फ़ायदा हुआ है, तो मतलब अगले साल के लिए मेरे पास लगाने के लिए कितने पैसे हो गए? 1,10,000। मतलब कि जो मेरी कैपिटल थी, जो मेरी पूंजी थी, वो क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि उसमें प्रॉफिट जुड़ गया मेरा इस साल का। सेम यहाँ है कि 5 लाख आपने स्टार्टिंग में लगाए थे, 60,000 आपका प्रॉफिट हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर आपके पास लगाने के लिए कितने? 5,60,000, क्योंकि आपकी कैपिटल क्या है? प्रॉफिट की वजह से बढ़ गई है। तो ये था ट्रांजेक्शन और इवेंट। ट्रांजेक्शन मतलब कि जो एक्टिविटी आप बिजनेस में कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाली एक्टिविटी, परचेज की, सेल की, रेंट की, सैलरी की या फिर कैपिटल की। और इवेंट जो उस ट्रांजेक्शन से जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं बिजनेस में, उससे जो रिजल्ट आया है वो क्या है? इवेंट। उसके बाद थर्ड जो आपकी टर्म है, सबसे मेन टर्म, अकाउंट। मतलब सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंट है क्या। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट मतलब कि जब आप सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? अकाउंट। ठीक है। अब जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपने एक साल में की है, उस एक साल की सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करना ही क्या होता है? अकाउंट। अब अकाउंट के अंदर क्या होता है कि अब हर एक चीज़ का अलग अलग रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे इनकम का अलग, एक्सपेंसेस का अलग। जैसे अगर हम बात करें, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो जहाँ पर वो सभी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ पर सभी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उस प्लेस को, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? अकाउंट। जैसे कि मान के चलो मैंने राम का अकाउंट बनाया, मैंने श्याम का अकाउंट बनाया, तो जहाँ पर ये अकाउंट बनेंगे उसमें उससे संबंधित, मतलब राम से रिलेटेड एक साल में जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सभी राम के अकाउंट में लिखी जाएंगी। श्याम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने एक साल में की होंगी वो सभी श्याम के अकाउंट में लिखी जाएंगी। तो अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, उस पर्टिकुलर इनकम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन आप एक साल में कर रहे हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को उस अकाउंट में, उस नाम में लिखना। अब अकाउंट, ये हमें पता चल गया कि सारी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे लिखना ही क्या हो गया? अकाउंट। अकाउंट हम हर एक इंडिविजुअल का, हर इनकम का, हर एसेट, हर लायबिलिटी और हर एक क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंसेस का अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। जैसे राम का अकाउंट अलग, घनश्याम का अकाउंट अलग, मशीनरी का अकाउंट अलग, सैलरी का अलग, रेंट का अलग, मतलब कि इनकम का अलग, एक्सपेंस का अलग। जो भी हम एक साल में ट्रांजेक्शन करते हैं उन सबका अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। और अकाउंट बनाने के बाद जैसे हमने राम का अकाउंट बनाया, तो उससे संबंधित सभी ट्रांजेक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अपने राम के अकाउंट में। अब दूसरी बात देखते हैं कि अकाउंट होता कैसा है। जो हमारा अकाउंट होता है वो टी शेप अकाउंट होता है, सबसे पहली बात। और अकाउंट को हम कभी भी, अब पूरा जैसे हम अकाउंट लिखते हैं तो अकाउंट को हम कभी भी पूरा अकाउंट नहीं लिखते, उसके हम शॉर्ट एब्रिवेशन फॉर्म यूज़ करते हैं, उसको हम लिखते हैं अकाउंट, मीन्स A/C, ऐसे हम अकाउंट को लिखते हैं। दूसरी बात, अकाउंट का जो शेप है वो टी शेप होता है, टी शेप। दूसरी बात, अकाउंट में 2 साइड होती हैं, फर्स्ट इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकंड इज़ राइट हैंड साइड। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है वो होती है आपकी डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड है वो आपकी होती है क्रेडिट साइड।
जैसे आप अकाउंट को A/C लिखते हैं, वैसे डेबिट को पूरा डेबिट ना लिखकर आप DR डॉट यूज़ करते हैं और क्रेडिट में आप CR डॉट यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर ना तो पूरा डेबिट और ना ही पूरा क्रेडिट लिखते हैं। तो ये जैसे इसका फॉर्मेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया हमारे पास कि हमने कैश का अकाउंट बनाया, तो डेबिट लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट राइट हैंड साइड, यही इसका फॉर्मेट है। तो आगे डिस्कस करेंगे हम आने वाले चैप्टर्स में कि डेबिट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी और क्रेडिट में कौन कौन सी, पर कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सब हम कैश अकाउंट में लिखेंगे। दूसरी बात, इसकी दो साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी डेबिट साइड, राइट हैंड साइड आपकी हो गई क्रेडिट साइड, जिसका आप DR डॉट और CR डॉट यूज़ करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, ये सिंपल सा इसमें यहाँ पे गिवन है कि जो आपका अकाउंट है वो उसको आप इंग्लिश कैपिटल लेटर T शेप से लिखते हैं, जिसको हम पूरा अकाउंट ना लिखकर A/C डॉट यूज़ करते हैं। और अगर पूछा जाए कि अकाउंट किस शेप का होता है, तो वो आपका T शेप होता है। और अकाउंट होता क्या है, अकाउंट मतलब कि एक साल में जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको एक प्लेस पर, एक जगह पर रिकॉर्ड करना ये अकाउंट है। और हर एक इनकम, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, एसेट का और इंडिविजुअल का अलग अलग अकाउंट बनता है। जितनी भी उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होगी वो सभी उस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि फर्स्ट 3 टर्म ट्रांजेक्शन क्या है, इवेंट क्या है और अकाउंट क्या है, क्योंकि इन ट्रांजेक्शन्स के साथ ही हम आगे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टर्म्स। अगर आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।